नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। देश के प्रधानमंत्री लगातार श्रमिकों की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि किस तरह से उनकी सरकार ने श्रमिकों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। जब नया संसद भवन बन रहा था तब प्रधानमंत्री श्रमिकों से मिलते थे, यहाँ तक कि सभी समारोहों में श्रमिकों को सम्मानित किया गया था। लेकिन क्या उन श्रमिकों की जो गिनती है उसमें क्या गिग वर्कर्स नहीं आते हैं? पिछले दिनों हमने देखा कि जितनी भी ई कॉमर्स सर्विसेज हैं जो 10 मिनट डिलीवरी का वादा करती हैं, उसे लेकर सरकार का कहना था कि इस तरीके की कोई समय सीमा नहीं देनी चाहिए। इससे पहले 31 दिसंबर और 1 जनवरी को गिग वर्कर्स ने बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन किया था। पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था जिसमें उन्होंने डिलीवरी ना देने का फैसला किया था। क्या है गिग वर्कर्स के मसले, क्या चाह रहे हैं वो सरकार से, और क्या है हम बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं? आज इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद। अजय, आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं द हिंदू के वरिष्ठ पत्रकार कलोल भट्टाचार्य जी। कलोल, आपका भी स्वागत है। अजय, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, जिस तरह से जब ये फैसला आया कि 10 मिनट डिलीवरी की जो समय सीमा है वो अब जो उसकी ब्रांडिंग होती है वो नहीं देंगी ई कॉमर्स कंपनी, और इसको लेकर एक बहुत बड़ी जीत बताया गया। क्या ये जीत पूरी जीत है या अधूरी जीत है, और क्या इससे कोई फर्क भी पड़ेगा? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया कि ब्रांडिंग ही बदली है। जैसे कि अभी आप में देख रहे हैं कि 10 मिनट की ब्रांडिंग, लेकिन अभी अभी मेरे ब्लिंकिट में देखिए क्या आ रहा है, सिर्फ 11 मिनट में है। तो 10 के बजाय 11 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो मैं एक एज एन एवरेज कंज्यूमर इसको इस तरीके से ही देखता हूँ कि जब इस तरीके से जब कोई भी कंपनी मार्केटिंग करती है कि हम 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, और जाहिर सी बात है आप सब, मैं, हम लोग सभी इस तरीके से क्विक कॉमर्स साइट्स को यूज़ करते हैं अपने घरों में, और बहुत कम ऐसा होता है जब वो 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है, वो कभी 15 मिनट है। तो एक तरीके से जिसको वर्करों की, श्रमिकों की जीत बताई जा रही है, मुझे लगता है ये एक्चुअली कंपनियों की जीत हुई है, क्योंकि अब वो जो लीगल अकाउंटेबिलिटी उनमें थी, क्योंकि कोई हमारे जैसा एक कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता और कहता है कि 10 मिनट में डिलीवरी करने का वायदा किया था और वो नहीं हुआ है, वो 15 मिनट में आया, 20 मिनट में आया है, तो ये गलत इस तरीके से मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, और उनको कोर्ट के केस में पढ़ना पड़ता। तो वो जो लीगल अकाउंटेबिलिटी कंपनीज की थी, क्विक कॉमर्स साइट्स की, जैसे ब्लिंकिट हुआ, जेप्टो या इंस्टामार्ट, वो अब उन्होंने अपनी तरीके से ख़त्म अब हो गया। अब कोई भी कंज्यूमर के पास वो पावर नहीं है कि वो इस मुद्दे पे कि 10 मिनट में उनको चुनौती दे सके। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई है कि हर बार जिसको श्रमिकों की जीत बताई जाती है, उसमें जीत तो दूर की बात है, क्या हुआ ये इससे? अब ये जितने भी ब्लिंकिट है और जो सरकार है, वो कह रही है कि हम लेबर कोड्स ला रहे हैं, हम इस तरीके का ये जो ब्रांडिंग ख़त्म करके श्रमिकों के हित में कुछ कर रहे हैं, वो एक तरीके से उससे कुछ भी नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला कि अगर आप इन इन गिग वर्कर्स से बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये 10 मिनट या 12 मिनट की डिलीवरी का मुद्दा कभी था ही नहीं। उनकी जो आय होती थी, वो नंबर ऑफ डिलीवरीज दिन में वो कितना कर रहे हैं उस पे होता था। अगर वो 25 से 30 डिलीवरी वो करेंगे तब उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है, और सारे जितने भी श्रमिक जो है वो उस इंसेंटिव को हिट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 25 से 30 डिलीवरी भी अगर आप कर जाएं तो भी आपके दिन के 200-300 रुपए ही बन रहे हैं। तेल खर्च को अगर हटा दिया जाए तो हो, अगर 500-600 रुपए दिन के बनते हैं, उसमें 200-300 का तेल चला जाता है, पेट्रोल चला जाता है, और कुल मिला के बच गए 200-300 में। और जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस की आज स्टोरी में भी बताई गई है कि कैसे अगर आप इन 25-30 डिलीवरी अगर आप नहीं कर पाते, खाना खा रहे हैं और उस समय आपके पास कोई डिलीवरी आ गई, आपने उसको मना कर दिया, तो आपको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा और एक पेनल्टी भी मिलेगा, 30 रुपए की पेनल्टी। तो हर डिलीवरी में अगर इस तरीके, तो पूरा ही जो ढांचा है वो श्रमिकों के खिलाफ और श्रमिकों के हित में नहीं है। और पूरा ही जो ढांचा है, जो एग्रीगेशन का जो मॉडल है और एकदम फास्ट डिलीवरी का जो मॉडल है, वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो ये सारी चीज़ें क्विक कॉमर्स की साइट करती है, उनके हित पे खड़ी हुई है पूरी तरीके से। क्या कहते हैं,
श्रमिकों को दबाने के लिए ये पूरा बना हुआ है ऐसे माहौल में। जबकि और ये क्यों हो रहा है, ये हमारे पास यही सवाल है, क्योंकि ये क्विक कॉमर्स की जितनी भी साइटें हैं उसमें लेबर सिर्फ एक छोटा सा एक कॉग इन द व्हील नहीं है, वो लेबर क्यों पे ही डिपेंडेंट है। वही अगर लेबर इसमें नहीं होंगे तो वो 10 मिनट हो या 12 मिनट हो या 5 मिनट ही क्यों ना हो, उनके बगैर नहीं हो सकता है, और उन्हीं की आवाज़ नहीं है इस पूरे स्ट्रक्चर में। कल एक और जो चीज़ जब हमने ये पूरी बात देखी है तो इसमें देखा है कि बहुत कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जब लेबर कोड जाते हैं 2022 में, जब आप गिग वर्कर्स को मान्यता दे रहे हैं, उसमें भी हमारे पास हम देखते हैं कि बेनिफिट्स नहीं हैं। ये किस तरह की सूरत है कि जब हम श्रम अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेबर कोड्स की बात कर रहे हैं, और एक गिग वर्कर है उसको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, अर्बन कंपनी के नाम से अब अर्बन क्लैप आ गया है, उसमें जो महिलाएं जो सैलून सर्विसेज दे रही हैं, वो अगर किसी के घर में जाती हैं तो वो अगर वहाँ उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसमें क्या रिड्रेसल होगा उनका, क्या उनके ग्रीवियंसेस के लिए किया जाएगा, इसमें किसी तरीके की स्पष्टता नहीं है। इसी तरीके से अस्पतालों का जो मामला आता है कि ये वर्कर्स किस तरीके के अस्पतालों में जा सकते हैं, जैसे कंपनियां देती हैं ESI वगैरह होता है, इनके पास उस तरह के भी अधिकार नहीं है। ये किस तरह की सूरत है और क्यों हमें हमारी सरकार का ध्यान इस पर नहीं है? देखिए, ये जो नए नए जो सेक्टर्स खुले हैं, ओपन हो रहे हैं, और जो स्टार्टअप का जो पूरा कल्चर है, इसमें तो सरकार जो है, जिन्होंने स्पेस बनाया है, जिसने ये सब स्पेस बनाया है, मोदी सरकार का शुरू से ही जो फोकस है वो राइट्स पर नहीं, वो ड्यूटीज़ पर था। अब दिल्ली में सड़क बना है, क्या सड़क कहते हैं उसको, राइट्स राइट्स कर्तव्य पथ। बताइए, कर्तव्य पथ बना है पर राइट्स पथ नहीं बना है, अधिकार पथ नहीं बना है ना। तो जहाँ पर सरकार खुद कह रही है कि भाई सिटीजन्स के राइट्स हम थोड़ा डी प्रायोरिटाइज करें क्योंकि हमें तो विकास चाहिए, तो मेरे ख्याल से पूरा साफ है कि कर्तव्य अब सबके लिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी बात अगर है तो वो एक स्पिरिट जनरेट करती है, और पूरे सिस्टम में वो अब समा गया है कि अब जितने भी स्टार्टअप्स हो, जैसे आपने कहा, जो ग्रे एरियाज़ है, जो वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, स्पेशली महिला वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, एक घर के एक इंटीरियर में वो जा रही है, अनजान एक स्पेस है, उनके क्या प्रोटेक्शंस है, ये तो मेरे ख्याल से कोई लीगल प्रोटेक्शंस तो अब तक हुआ बहुत नहीं है, स्पष्ट नहीं है उसमें। मतलब आप किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं कि वो हो और तब हम शायद नियम बनाए से लेकर। तो ये अभी वो मर्दानी फिल्म आई है रानी मुखर्जी की, कि वो जेंडर स्ट्रगल्स दिखा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में। मेरे ख्याल से इन सब मुद्दों को लेकर सरकार अगर पहले से अगर फोकस करती है या फिर उसको प्रायोरिटाइज करती तो कुछ बातें सरकार की तरफ से थोड़ा क्रेडिबल लगता। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स कर रही है सरकार, इसमें कोई सीरियसनेस या फिर ऑनेस्टी है। ये बस कुछ देर के लिए टालने के लिए, जो शायद इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ चुका है गिग वर्कर्स का। ये गिग इकोनॉमी जो है विदेशों में, डेवलप्ड नेशंस में, खास करके आप सिंगापुर, जर्मनी, यूरोप, हर जगह में जहाँ जहाँ पर गिग इकोनॉमी को सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पर वो गिग इकोनॉमी जो है उससे 3 चीज़ें उसमें अटैच्ड है। एक जो बेसिकली है कि आपके पास, मतलब ये जो 9 से 5 आप काम करते हैं वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास वर्क आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा है कि आपको ऐसी, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, चॉइस है आपके पास, मैं ज़ोमैटो में जाऊं या ऊबर चलाऊं या अर्बन कंपनी में काम करूं, मेरे पास चॉइस है डिपेंडिंग ऑन द स्किल। और दूसरा है कि गिग इकोनॉमी में आप अपना कुछ प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, कि आपका जो एंटरप्राइज जिसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी खोलनी होती, वो आप उसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो गिग इकोनॉमी के मॉडल के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके का जो वो मॉडल है वो ऐसी जगह में चलता है जो कि जहाँ पर जो वेज, मिनिमम वेज जो है वो अच्छा है, वहाँ पे सरकार एक मिनिमम वेज तय करती है कि भाई, और एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए एक वर्कर काम करे और उनका मिनिमम वेज इतना हो, और उसमें ये सिस्टम हो सकता है अच्छा फंक्शन करे। लेकिन इंडिया जैसी जगह में जहाँ पर मिनिमम वेज ऑलरेडी ही इतना ज़्यादा कम है, उससे भी ज़्यादा उस गिग इकोनॉमी जो एम्प्लॉयर होते हैं उनके पास ये मौका आ जाता है कि वो मिनिमम वेज जो 200, 300, 400 रुपए का जो मिनिमम वेज सरकार तय करती है, उसका खंडन कैसे करे, तो गिग इकोनॉमी में करे, जो कि
नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जहाँ पीएफ मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, ये सब ना देना पड़े, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप अपने मालिक हैं, तो आप हमारे साथ काम करेंगे तो हम ये सब नहीं देंगे। तो ये गिग इकोनॉमी का पूरा मॉडल ही ये है कि हम ये जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है उससे उससे पूरे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को हटा दे रहे हैं। तब तक अच्छा काम कर रहा है, जैसे जर्मनी जैसी जगह में, सिंगापुर जैसी जगहों में जो नॉर्मल आप 9 से 5 करते हैं, गिग इकॉनमी के वर्कर्स को हो सकता है उनसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती हो, लेकिन वो उतनी मिलती है चाहे बाकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स ना मिले। तो लेकिन यहाँ पर आप देखिए 200-300 रुपए भी मनाना मुश्किल हो जा रहा है। इंसेंटिव ये इसके है। साथ अजय मैं तो यहाँ एक और चीज़ है, वैल्यू ऑफ लेबर। हमने जिस स्टोरी का आपने जिक्र किया इंडियन एक्सप्रेस की, उसमें जो रिपोर्टर काम कर रहे थे इस तरीके से गिग वर्कर्स का, उन्होंने बताया कि कैसे कई जगह पर जब वो लिफ्ट्स में जा रहे हैं तो उन्हें जो बैक लिफ्ट है या जो गार्बेज जिससे कचरा लेकर आया जाता है वो है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा गिग वर्कर्स को लेकर कोई सम्मानजनक रवैया तो नहीं है। बिल्कुल सम्मानजनक तो सब दूर की बात है। मतलब एक चीज़ जो जोमेटो के ओनर हैं इटर्नल के दीपिंदर गोयल, उन्होंने स्ट्राइक को खारिज करने के लिए 31 तारीख की जो फ्लैश स्ट्राइक थी, खारिज करने के लिए उन्होंने मिडिल क्लास उन्होंने कहा ये स्ट्राइक जो है मिसक्रिएंट्स का है और ये मिडिल क्लास सेंसिबिलिटी है, क्योंकि उनके घरों में जो गरीब आ रहे हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ गई है, उससे लोग नाराज़ हो रहे हैं, इसीलिए जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स को खड़ा उनके खिलाफ वो स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब उनकी बातों में बस इतनी सच्चाई है कि हाँ कि बहुत ही ख़राब हालत में ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से इनके लाइफ को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। और पहली बात तो ये है कि मतलब ऐसे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर की तरीके से गिग इकॉनमी काम कर रही है, तो चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो इंस्टा मार्ट हो या जेप्टो हो, ये लोग तो कम तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन असली बात जो है कि मिनिमम वेज जो तय करने की क्षमता किसकी होती है? सरकार की होती है। और हम ये जो सिर्फ इनको स्ट्राइक ये इटर्नल या स्विगी के खिलाफ नहीं है, स्ट्राइक सरकार के खिलाफ भी है, जो कि इतने सालों से ये चलता जा रहा है। लेकिन वो उन्होंने गिग इकॉनमी को रेगुलेट करने की कि एक मानवीय हित के लिए कि इनको मूल मिनिमम वेज और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मिले, उसके लिए कोई भी अगुवाई नहीं की है। तो स्ट्राइक सरकार के खिलाफ भी है। इसमें वो पैटर्न दिखता है जिसका कल्लोल जिक्र कर रहे हैं कि वो पैटर्न जैसा सरकार कर रही है। आप कह देते हैं कि जो स्ट्राइक करने आए हैं वो लोग मिसक्रिएंट्स हैं, वो उपद्रवी हैं, यानी कि आपने वही रवैया जो हमारी सरकार तमाम तरीके के विरोधों को कुचलने के लिए अपना रही है, ये बिल्कुल वही तरीका है। बहुत पहले शुरू हुआ था ओला ड्राइवर्स को लेकर, क्योंकि जो इनकी जो ट्रॉमा होते हैं ना कि कस्टमर्स के साथ, अब सोशल मीडिया में बहुत वायरल होता है कि इस ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, पर उस ड्राइवर के साथ क्या ट्रॉमा चल रहा है डेली बेसिस पे कि भाई उसको किस्त, उनका बहुत फेमस वो चीज़ है किस्त चल रहा है मेरा। तो इनके जो जॉब्स के जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसकी कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। तो ये गिग वर्कर्स का भी और उनके और लिए एक कहना चैप्टर आसान है है। कि उपद्रवी हैं, बिल्कुल सरकार का पैटर्न है। जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है वो उसे एंटी इंडिया, एंटी नेशनल बता देता है, ये बिल्कुल वही तरीका है। नहीं, और ये लगातार ये जो कंपनियां हैं जो क्विक कॉमर्स चला रही है, गिग इकॉनमी में है, वो लगातार सरकार के साथ बार्गेन कर रही है कि उनका इतना रिस्क है तो उनको थोड़ा सा इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, उनको इस तरीके से उनके लिए रेगुलेशंस कम करने चाहिए। तो ये जो पैसे वाले हैं, वो इस पूरे ही सिस्टम में उनकी तरफ पूरा मामला झुका हुआ है कि वो सरकार के साथ जो नेगोशिएट कर ले, अपने लिए जितने भी इंसेंटिव्स और अपने जितने भी टैक्स कट्स और ये सारी चीज़ें अपने लिए वो नेगोशिएट कर ले सरकार के साथ। मगर वहीं पर अगर लेबर जो काम कर रहा है, जो इस पूरे गिग इकॉनमी का सबसे सेंट्रल पॉइंट है, उनके बगैर ये पूरा ढांचा ढह जाए, वो अगर स्ट्राइक करते हैं, वो अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो अगर सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं या अपने मालिक से कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो वो उपद्रवी हैं। तो वो पूरे उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होनी चाहिए। क्यों बस वो इस एहसान के बोझ में काम करे कि आपके पास काम नहीं था, लेकिन अगर आप 5-6 हज़ार रुपये भी महीने के कमा रहे हैं तो हम ही आपको वो दे रहे हैं। तो ये पुरानी जो सामंतवादी जो व्यवस्था थी, वो आज के जो बाज़ारवाद में एकदम खुलकर दिख रहा है। और इसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है, बल्कि
ऐसे ही जो ये गलत जो ढांचा है, पूरी तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट का ढांचा है, उसको और मजबूत कर रही है लेबर कोड लाकर। जी। अ, एक अजीब सा सवाल है, लेकिन शायद इससे बहुत सारे सवालों के जवाब भी खुल सकते हैं। बतौर कंज्यूमर, बतौर नागरिक हम क्या कर सकते हैं? जितने भी क्विक कॉमर्स हैं, हम सभी उसका लाभ उठा चुके हैं किसी न किसी पॉइंट पे, और हम ये भी समझते हैं कि यहाँ जो लेबर जो सबसे निचली इकाई पर है, उसे सबसे ज़्यादा शोषित किया जा रहा है। बतौर कंज्यूमर हम क्या कर सकते हैं? बतौर कंज्यूमर ये सारी चीज़ें जो कंज्यूमर, हम इंडिया का जो कंज्यूमर होता क्या है, वो ऐसे जो अपने सर्विस क्लास जो है, अपने घर के हेल्प भी हो, चाहे वो घर का इलेक्ट्रिशियन हो, उनको वो एक तरीके से कम ही जो उनका जो मिनिमम वेज जो है वो उससे भी कम देना चाहता है। एक दो स्टेट्स अगर छोड़ दिया जाए, केरला या तमिलनाडु, जहाँ पर मिनिमम वेज काफ़ी हाई है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में तो बहुत ही बद से बदतर है, उनको उस तरीके से, उनको पहले तो ये जो कल्लोल कह रहे थे कि उनका क्या ट्रॉमा है, उनका उनकी उनकी आवाज़ सुननी होगी, और इस तरीके से जो बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं, वो बार बार जो वर्किंग क्लास के जो आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आवाज़ मिडिल क्लास से भी निकलनी चाहिए लेबरर्स के हित में, कि भाई इनको भी आप देखो। और जब तक वो नहीं निकलेगा, तब तक मुझे नहीं लगता ये अकाउंटेबिलिटी, कंज्यूमर अगर डिमांड नहीं करेगा जोमेटो या ब्लिंकिट बाकी कंपनियों से, तो उनको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। अगर ये इस तरीके का ये ढांचा ख़त्म करना है, तो कंज्यूमर को अपनी तरफ से बोलना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो आने वाले दिनों में देखने की बात है। जब ये प्रोटेस्ट भारत में चल रहे थे, वहीं दूर ईरान में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट सामने आए। कल्लोल, आप इस सिचुएशन को लंबे समय से देख रहे हैं। जून में भी अमेरिका ने जब हमला किया था, उसके बाद भी सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल हुई थी। अभी जो प्रोटेस्ट शुरू हुए दिसंबर के आखिरी हफ्ते से, और उससे जो आज तक की हालत है, कहा जा रहा है ईरान के प्रोटेस्ट में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। तमाम तरीके के दावे हैं। हालांकि जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ सैकड़ों में ही है, हंड्रेड्स में है ये संख्या, लेकिन उधर ट्रंप अलग दावा कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। क्या चल रहा है इस वक्त ईरान में? देखिए, ईरान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये फेजेस में चलते रहते हैं। ये उनका डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, और इससे एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ तक ही है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, क्योंकि प्रोटेस्टर्स को गोली मारना कोई अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ पर भी आप देखें, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए, नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पे सबको लोगों को गोली मारी जाती, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, और इस तरह के किलिंग्स बंद होनी चाहिए, ये पहली बात है। पर ईरान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें कोई चेंज का कोई स्पेस नहीं है, और वहाँ पर जितने इलेक्शंस होते हैं, वो भी सबको पता है वो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस होते हैं। कि जो विलायत फ़क़ीह का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई गार्डियंस ओवरसी करते रहते हैं, तो गार्डियंस जब गलत काम करते हैं, उनको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक रिफ़ॉर्म की कोशिश हो रही है लगभग 25 साल से। आपको याद होगा, ख़तामी बने थे वहाँ पर राष्ट्रपति, उन्होंने रिफ़ॉर्म की बात की थी, ख़तामी चले गए, उसके बाद कट्टर और भी लोग आते गए, सब लोग थोड़ा रिफ़ॉर्म की बात करते, पर रिफ़ॉर्म होता नहीं है ईरान में। तो ये जब तक ये सिस्टम अपने आप एक सुधार की तरफ नहीं जाएगी, तब तक कुछ वहाँ पे हो नहीं सकता। इंटरनल सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो यंग पॉपुलेशन है, जैसे कि जेन ज़ी हम लोग कहते हैं, पर ईरान में यंग का मतलब है यंग, ईरान की जो महिलाएं, वो मतलब इतने ओप्रेस्ड है, इतनी बंदिशों में रह रहे हैं, इतने बंदिशों में रह रहे हैं, और इतने एजुकेटेड है, और ईरानियन इकॉनमी को चलाने में ईरान की महिलाओं का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो उनका जो एक विजिबिलिटी है, उनका जो रोल है, और वो ही इस चेंज का एक व्हीकल बनते जा रहे हैं। तो ये एक सोसाइटल चेंज भी है ईरान में। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, तो वो अपना स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जैसे कि अभी वहाँ पे जो गार्डियनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी के खामेनी जी हैं, इनकी उम्र हो रही है, और बहुत से जो उनके कंटेम्प्रेरीज हैं वो अब है नहीं, तो ये चेंज होगा, बहुत जल्द होगा वहाँ पर ये एक इंटरनल चेंज है, और इसके लिए ईरान के अंदर कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। और बाहर से ताकत लगाकर या फिर इन्वेजन करके बॉम्ब गिराकर कोई चेंज नहीं हो सकता है। अगर वहाँ पर अमेरिका या फिर इजराइल अगर बॉम्ब गिराएंगे, तो वही होगा जो कि 50s में हुआ था, जब मुसाद्दिक को वहाँ से हटाया गया था। तो मेरे ख्याल से ये एक्सटर्नल एक्टर्स जितना इन्वॉल्व होंगे, उतना ही ये चेंज की जो डिमांड है
वो लेस क्रेडिबल दिखेगा। अगर हम चेंज सीकर्स को अपने में छोड़ दें कि भाई ये आपका मसला है, आप देखिए आप इंटरनली क्या कर सकते हैं, और बाहर के लोगों का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया को भी वो पोजीशन लेना चाहिए। पर इंडिया अब तक मतलब खुल के कुछ कह नहीं रहा है कि ईरान का क्या, इंडिया का क्या पोजीशन है। जी, लगातार जो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं जिसकी आप भी बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है उसको इन्होंने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इजराइल और अमेरिका का हाथ है। यहाँ तक जब महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा उसको बताया जा रहा है। तो अगर किसी भी बदलाव के लिए पहले ही उसको इस तरह से आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेस्टर्स पे गोलियां चलवाएंगे, तो उस बदलाव को मुझे तो नहीं लगता कि वो बदलाव कभी भी आ पाएगा आने वाले कुछ सालों में। देखिए ये तो आजकल एक सिस्टम बन गया है। अब देखिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को ले लीजिए, जो इंडिया में हुआ था उस वक्त, जो रिहाना का जो आवाज़ उठा, जब रिहाना ने जब बात करना शुरू की, उसके बाद वो और भी लोगों ने, नोबेल पीस प्राइज़ विनर्स जब सपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो यहाँ पर भी लोगों ने कहा ये तो एंटी इंडिया ताकतें हैं, ये है। उसके बाद शेख हसीना के खिलाफ जब आवाज़ उठाई जा रही थी, उन्होंने भी कहा था मेरे खिलाफ अमेरिकन साजिश हो रही है। ये बात साफ़ है आज के ज़माने में एक तरफ जहाँ पर फिज़िकल दुनिया है, रियलिटी की दुनिया है, साथ ही साथ एक डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है। अब जब कुछ फिज़िकल वर्ल्ड दुनिया में कुछ ऐसा कुछ रोचक या फिर ऐसा कुछ एक्साइटिंग या फिर कोई बहुत ही मूविंग या फिर इमोशनल दिखता है, कुछ विजुअल्स आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, तो मेरे ख्याल से जो डिजिटल दुनिया है उस पर भी उसका एक एक्शन रिएक्शन होता है, उस तरह के फीलिंग्स वहाँ पे जनरेट होते हैं। तो उसको आप छोड़ दीजिए, हम लोग उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड से तो रिस्पॉन्सेज आएंगे, और डिजिटल वर्ल्ड के जो बॉस है वो सुपर पावर है, वो सभी हम समझते हैं कि सुपर पावर ही उसको कंट्रोल करता है। तो अमेरिका का तो हाथ होगा ही जब तक वो डिजिटल वर्ल्ड में जब सर्कुलेट ट्रम्प करेगा। कहते हैं कि वो वहाँ जाके आज़ाद कराएंगे, जब वो बात करते हैं ईरान को आज़ाद कराने की, जब एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया पहले कुछ घंटों के लिए, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि ईरान को लग रहा है कि कोई ना कोई एयर स्ट्राइक होगी। तो जब ट्रम्प इस तरह के दावे कर रहे हैं तो कहाँ तक ये मानना ठीक है कि नहीं इसमें अमेरिका का हाथ नहीं होगा? नहीं, अच्छा, आप क्या अब सोचते क्या हैं? है कि जो अमेरिकन, सॉरी आई एम जस्ट कमिंग इन, Yeah. के वो डिजिटल वर्ल्ड को अमेरिका वेपनाइज करना चाहता है, जो कि हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है डिजिटल वर्ल्ड। पर अमेरिकन जो बिग टेक कंपनीज हैं वो ट्रम्प के कंट्रोल में है, तो ट्रम्प उसको यूज़ कर सकते। सॉरी, आप आगे। नहीं नहीं, मीनाक्षी, ये तो सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं क्या हो, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है डिजिटल वर्ल्ड में, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से। तो मतलब मैं बस यहाँ पर एक ऑब्जर्वर की तरीके से देख रहा हूँ कि ईरान लगातार प्रेशर में रहा है। और पिछले 6 महीने से, हाँ, 6 महीने से तो रहा है, उससे पहले भी हमेशा ईरान कुछ न कुछ मतलब करके 6 महीने से हमेशा वो अमेरिका बढ़ता की गया है नजर में ही ग्रेजुअली। रहता है। जी, अभी जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए हैं तो मैं वो सोचता हूँ कि किस चीज़ के लिए, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, ईरान के जो प्रोटेस्ट हैं वो लेजिटिमेट प्रोटेस्ट है, बाजार में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और गजब तरीके से फैल रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो चल रहा है वो इस तरीके के प्रोटेस्ट को और हवा देना चाह रही है इंटरनेट से। और ये जो अभी इसी समय ट्रम्प जो पूरा प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान के साथ अगर कोई भी ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ लगेगी, और फिर उसके बाद वो कभी भी कई बार थ्रेटन कर चुके हैं कि हम बॉम्ब कर देंगे। लगातार डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कैजुअल रिमार्क्स ईरान के बारे में आते रहते हैं, और वहाँ पर अमेरिका में फिर से शायद मैं एक CBC NBC देख रहा था, तो जो शाह ऑफ ईरान थे उनके बेटे जो 35-40 साल से एग्जाइल में हैं, रज़ा पहलवी, रज़ा शाह जो हैं, उनको क्राउन प्रिंस की वही अब अगले सक्सेसर है। तो इससे मेरे अंदर सिर्फ 2 ही सवाल पैदा होते हैं कि जो ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो किन चीज़ों के खिलाफ है। वो क्या थियोक्रेसी के खिलाफ है? वो मुझे कहीं पे भी जितने भी स्लोगन्स में पढ़ रहा था तो उसमें एंटी थियोक्रेटिक स्टेट का स्लोगन कहीं नहीं दिखा। वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ है कि, और लगातार जो शुरुआती प्रोटेस्ट हुए वो इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो रोज़गार को लेकर, और जिस तरीके से इनइक्वालिटी जो पूरी बढ़ गई है लगातार, वो जो क्रोनिज्म के बारे में कि कुछ लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा चला गया और बाकी
ये जो रियलिटी है वो सिर्फ ईरान का नहीं है, हर जगह में। नेपाल के भी प्रोटेस्ट का इस तरीके का ही एक नेचर था, बांग्लादेश का भी जो प्रोटेस्ट था इस तरीके से। तो एक ग्लोबल फिनोमिनन है जहाँ पर जो पावर जिनके हाथ में है वो सारे जो रिसोर्सेज है अपने हाथ में और अपने दोस्तों के हाथ में बांट रहे हैं, जिसमें लोगों को लग रहा है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और इस तरीके के प्रॉब्लम्स को झेलना चाह रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में अमेरिका का जो रवैया रहा वो ये रहा है कि ये हम थियोक्रेटिक स्टेट हटाकर हम एक डेमोक्रेसी इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिसके एवज में वो जो एंटी इस्लामोफोबिक कैंपेन है उनको बार बार वो बढ़ा रहे हैं, उसको उस तरीके से उसको और आग दे रहे हैं। और ऐसे जितने भी इस पल का जो ईरान का जो अंदर का डिसेंट है इस मोमेंट को वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं ताकि उसका अमेरिका फायदा का उठाना वहाँ पे चाहते हैं। हाँ वो ये इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लग रही है इसमें। तो उसमें सीधा सीधा ये दिख रहा है। तो अब जो ईरान के आवाम का जो एंग्विश है, जो एंगर है, वो तो हम दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया हर बार लेता है कि भाई हम दूसरे स्टेट सारे जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट है वो लगातार इंटरनेशनल कन्वेंशन यही रहा है कि हम एक दूसरे के पछड़ों में या अंदरूनी मामलों में जाके नहीं करेंगे इंटरवेंशन। क्या इस इंटरवेंशन का हक सिर्फ दुनिया में सिर्फ अमेरिका का है? बाकी और अमेरिका कहीं दूसरी कंट्री इंटरवेंशन करती है तो वो उसी को खारिज करते हैं। लेकिन पहले देखिए वेनेजुएला, फिर उसके बाद ईरान, अभी वो ग्रीनलैंड कह रहे हैं और कोलंबिया कह रहे हैं। तो एक तरीके से मतलब हाँ क्यूबा भी है। तो हर जगह में इस तरीके से एक एनार्किस्ट माहौल चल रहा है जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है और इसके नाम पे कि डेमोक्रेसी और ये करते हुए अमेरिका बता रहा है कि सब जगह तानाशाही है, यहाँ भी तानाशाह है, यहाँ भी तानाशाह और है। ईरान के जितने भी रीजनेबल वॉइसेस है वो इसके खिलाफ है। और अमेरिका क्या करने चाहिए, जो पुराना जो मोनार्किकल सिस्टम है उनको फिर से लाना चाह रहा है और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। तो वहाँ के जितने भी प्रोटेस्टर्स है वो उसके भी खिलाफ है कि फिर से वो राजशाही नहीं आनी चाहिए। और वो जो राजशाही है वो पूरी तरह से फ्रॉड एक राजशाही है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई डिनेस्टी था ही नहीं। एक पुलिस ऑफिसर या फिर शायद मिलिट्री ऑफिसर थे जिनको उठाकर शाह बना दिया गया था। तो वो ना तो वहाँ पे कोई मोनार्की था, जैसे कि सऊदी अरेबिया में आज जो है वहाँ पर भी कोई मोनार्की नहीं था। उसको तो उठा के कॉलोनियल टाइम्स में उठाकर इनको बना दिया गया। अब है कि वहाँ पे डिनेस्टी बन गए, अब वो पॉलिटिकल सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, सऊदी में चल रहा है पर ईरान में तो नहीं था। पर तेल जो है वही सच्चाई वही है। मतलब 1953 में शायद कल्लोल बेहतर बताएंगे, 1953 में तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ईरान में मोसादेक की, और उसके बाद उसको अमेरिका ने जोर ज़बरदस्ती करके उसको हटाया और शाह को लेकर आए। फिर 1979 में वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद आज फिर से अमेरिका डेमोक्रेसी वहाँ पे लाना चाह रहा है। जब ये तो एक इतना एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, वहाँ पे पूरा आर्ट, कल्चर, न्यूज़, ये फिल्म्स, सब चीज़ को घेर कर एक इंडस्ट्री है कि भाई एक देश को जब पकड़ना है तो चारों तरफ से पकड़ना। कि घेरने वाली मेलनी मैकलिस्टर शायद एक ऑथर है, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब लिखा था एक ज़माने में कि पूरा जो हॉलीवुड के जो फिल्म्स है, कैसे फिल्म्स को बनाया जाता है और कैसे आदराइजेशन होती है कि एक दुश्मन मुल्क को बनाया जाता है। तो ईरान तो ये शायद 48-47 साल से झेल रहा है। और ईरान लगातार सैंक्शंस के बीच में अब 2000 शुरू से ही रहा। अब 2015 में शायद जो उनकी डील जो हुई थी कि भाई हाँ ईरान के ऊपर से सैंक्शंस कुछ हम हटा लेंगे और ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है बंद कर लेगा। और इसको यूनिलैटरली डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया। ये कहा कि भाई हम फिर से सैंक्शंस डालेंगे, और उस सैंक्शंस की वजह से ईरान में जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई उससे, और ये इस तरीके से इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, सारा कुछ उसकी वजह से बढ़ गया। तो एक तरीके से पूरी तरीके से एक देश को ख़त्म कर देने, तबाह करने की जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो अमेरिका की बनती है। जी, भारत ने अभी तक बहुत कोई स्पष्ट पोजीशन नहीं लिया, लेकिन अगर ईरान में कोई भी तरीके का परिवर्तन आता है वहाँ की सत्ता में, क्या भारत पर कोई असर होगा? देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, जो व्लादिमीर पुतिन आए थे दिसंबर के महीने में, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट रशिया और इंडिया के साथ उसमें भी ईरान है मेंशन्ड।
अब हम लोग तालिबान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में अगर आपको कुछ भेजना है सामान, भले वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, मेडिसिन हो, वो कहाँ से जाएंगे? शाहबहार पोर्ट से जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे एनर्जी रिलेशन है वो ही नहीं, क्योंकि अभी तो एनर्जी कम ही परचेज़ कर रहा है इंडिया, पर जो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पॉलिटिकल रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन है ईरान के साथ, बहुत गहरा है। और ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का। तो ये जो भारत का जो फ़िलहाल का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, पूरा वेट एंड वॉच और कुछ ना बोलने का जो ये है, और जो अभी जो स्टेटमेंट आया है कि ये 25% टैरिफ से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो कोई बिज़नेस होता नहीं ईरान के साथ। तो बिज़नेस आज ना हो, पर अब पिछले 48 साल से तो हो रहे थे ना। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ बिजनेस से ही तो रिलेशन नहीं है, वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सिक्योरिटी के लिए ईरान ने इंडिया के साथ जितना काम किया, और कश्मीर के मुद्दे पर ईरान सिर्फ हमारा समर्थन ही नहीं किया, इंडिया का समर्थन ही नहीं किया, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ईरान ने तो लगभग लॉबी किया। और जब बेनज़ीर भुट्टो शायद 94 में जब बहुत ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही थी इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पर, ईरान उस वक्त के नरसिम्हा राव सरकार के साथ हाथ मिलाकर कैंपेन किया, और लेबनान बाकी सब मुल्कों को लेकर आए साथ में, उसके बाद हम लोगों को हारने से बचाया। तो ईरान की जो ये कंट्रीब्यूशन है, एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे ईरान ये ने जो केवल काम ट्रेड किया तक सीमित नहीं है, है। सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं, और सिर्फ एनर्जी ट्रेड तक सीमित नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि भाई हम ईरान से ड्राई फ्रूट्स ही सिर्फ खरीदते हैं और ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये मुझे बहुत अनकन्विंसिंग लगा, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट मैंने देखा कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, कैसे इम्पैक्ट नहीं हो, इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दशकों से सपोर्ट किया, कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट किया, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस होगा अगर ईरान में कुछ हो जाए इस एक आखिरी सवाल अजय आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि डिजिटल वॉर रूम्स बन गए हैं, आप सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो ट्विटर पर और बाकी इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ लड़ी जा रही हैं। भारत में जब भी दुनिया में कहीं ऐसा होता है, तुरंत भारत में एक वर्ग है जिस पे निशाना बनाया जाता है, वो है भारतीय लिबरल्स। आप कहाँ तक इसको किस तरह से देखते हैं, और क्या भारतीय जो प्रगतिशील तबका है, उदारवादी तबका है, क्या वो सोच रहा है, क्या ये पोजीशन है, और क्यों हर बार वो निशाने पर आ जाता है? नहीं मतलब अब दो तरफ से ही आते हैं ये जितने भी अभी जो लिबरल्स इंडिया में जो लिबरल्स हैं वो वो हिंदुत्ववादी फोर्सेस जो है उनके निशाने पर रहते हैं। तो अभी जैसे अगर आप ईरान का इस तरीके से अगर आप समर्थन कर रहे हैं कि भाई हाँ आप अपने अपने जो अंदरूनी मामले हैं उसको अपनी तरीके से डालें, और ये कह रहे हैं कि मतलब भाई ये बेरोज़गारी और इस तरीके से क्या कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ उस तरीके से ये कर रहे हैं, उसको अगर आप ठीक ठहरा रहे तो ये आप कुछ भी ईरान के बारे में अगर पर्सपेक्टिव देते हैं कि भाई इस तरीके से वेस्टर्न प्रोपेगेंडा हो रहा है और अमेरिका के प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें जो ईरान की प्रॉब्लम है, अगर आप उसको ठहराते हैं तो आप यहाँ की जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस है वो लिबरल्स को एक प्रो मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के अंदर पेंट कर देना चाहती है। एक तो ये है और वही सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज़ में कई सारे लोग हैं जो कि जो पूरा जो ये डिजिटल वॉर रूम्स की बात कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है। हम लोग ज़्यादातर अमेरिकन मीडिया पढ़ते हैं, वेस्टर्न मीडिया पढ़ते हैं, और उसमें लगातार अगर आप देखें तो ईरान को एक क्या कहते हैं एक रोग स्टेट की तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो वो उसके और उस तरीके तो उसको आप उसका खंडन भी करते हैं या समर्थन जो भी करते हैं, लेकिन वो एक मिस इन्फॉर्मेशन के तहत पाई गई आपका एक ओपिनियन बन रहा है। तो बहुत सारे लिबरल्स ऐसे हैं कि जो अपना ओपिनियन ढंग से बना भी नहीं पा रहे हैं, तो जिनको चीज़ें पता है तो वो कह रहे हैं कि भाई अब लिबरल्स को इतनी जल्दी पोजीशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरे जो दुनिया भर में जो बाइनरी तैयार हो गई है वो एक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है और एक दूसरी तरफ लिबरल या प्रोग्रेसिव फोर्सेस है, और वो हर देश में अलग अलग तरीके से फैल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान के खिलाफ जो पूरा जो सेंटिमेंट है वो इस्लामोफोबिया जो है उसके खिलाफ उसको और ज़्यादा
हवा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो संघ परिवार के जो लोग हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं और एंटी मुस्लिम रेटोरिक में बिलीव करते हैं, वो भी अभी उसी राह पर चल उसी रहे राह हैं। पर चल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ईरान में स्थितियां जल्दी से काबू आएं और वहां पर जितने भी बदलाव हैं वो सकारात्मक तरीके से हो, हिंसा का सहारा ना लिया जाए। आप दोनों हमारे शो में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।